Hello everyone, welcome back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the IS code method for the two-way slab design. This is lecture 4 part 3b. So before beginning, this is all about me. I am Piyush Sharma and I'm here to guide you for the competitive exam. तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर. So viewers, we have seen the basic introduction about two-way slab, कहाँ से थ्योरीज निकल के आई हैं और उन थ्योरीज के बेसिस पे स्पेशली जो हमने ऊपर 3 थ्योरीज देखी हैं, मार्कस हो या फिर ये पिजार्ड्स हो, या हम यूँ कहें कि रैंकाइन ग्रासऑफ हो, इसको लेके बाद में रिसर्च हुई, LSM में इसको लाया गया और बाद में IS कोड ने जो अडॉप्ट किया है फ्रॉम डिफरेंट कोड्स या खुद डेवलप किया है बाद में विद टाइम, उन सब का ले दे के जो मेन रिजल्ट है इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है. तो अपन उस मेन रिजल्ट को याद करेंगे और उनके जो स्टेप्स हैं उनको अपन बना लेंगे एक पर्टिकुलर कंसेप्चुअल ऑर्डर के अंदर. तो उन्हें हम अप्लाई करेंगे और डिज़ाइन कर देंगे अब टू वे स्लैब. तो आइए अब हम डिज़ाइन करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैसे हमने वहाँ देखा था, फॉर वेयर द कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट, व्हेन कॉर्नर रिस्ट्रेंड नहीं है दे कैन लिफ्ट अप. तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात की गई है टू वे स्लैब के अंदर. तो when simply supported slab do not have adequate provision to resist torsion at the corner and to prevent the corners from lifting, the maximum moment per unit width, यानी ये किस में मिलने वाला है, ये किलो न्यूटन पर मीटर में, किलो न्यूटन पर मीटर में, डायरेक्ट किलो न्यूटन पर मीटर में दे रहा है, आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन. किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, सॉरी वो मोमेंट है इसलिए किलो न्यूटन मीटर पर मीटर की बात हो रही है. ओके, किलो न्यूटन मीटर पर मीटर. अब आप कह सकते हो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर. सो इस तरीके से अपने इसके जो यूनिट्स हैं उनमें कंफ्यूज मत करना. तो वी विल वर्किंग फॉर 1 मीटर विड्थ, सो इट विल बिकम ऑटोमेटिकली किलो न्यूटन मीटर. सो नाउ मोमेंट x इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर. आप देख रहे हो जहां अपन ने वो बीटा एक्स पढ़ा था, बीटा वाई पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, वहां पे क्या घुसा दिए इन्होंने, अल्फा एक्स अल्फा वाई. डब्ल्यू ओवरऑल लोड है, एल एक्स शॉर्टर स्पैन, यही है. ये सारी वही डेफिनेशंस हैं जो हम जानते हैं. वेयर अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई आर मोमेंट कोफिशिएंट गिवन इन टेबल 27. तो टेबल 27 में इसके मूवमेंट्स के कोफिशिएंट दिए हुए हैं. अब टेबल नंबर 27 कहाँ है, ये रहा. तो बेंडिंग मूवमेंट कोफिशिएंट फॉर स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन एट राइट एंगल सिंपली सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स. सिंपली अल्फा एक्स अल्फा वाई, इसके साथ साथ क्या चाहिए, एल एक्स ओवर एल वाई, यानी कि हमें जो रेशियो है वो निकालना है. वो क्या है, अगर सपोज करो से 1.25 है तो हम क्या कर लेंगे, इंटरपोलेट कर लेंगे. इज इट क्लियर नाउ इन द कोड. हाँ सर बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया, अब ईजी कर दिया हमारे लिए कोड ने. अच्छा, साथ में कोड ने कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ये सारी जो इतनी इन्फॉर्मेशंस मैं दे रहा हूँ ये कहाँ पे, IS 456 के पेज नंबर 1991 में और NX D में है, उसी के अंदर से सारा उठाया हुआ है. बस इसको मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए. तो उसी के अंदर था, at least 50% of tension reinforcement provided at the midspan should extend to the supports. The remaining 50% should extend to within 0.1 Lx और 0.1 Ly of support as appropriate. यानी कि 50% जो हमारी मेन टेंशन स्टील है मिड स्पैन की वो एक्सपेंड करनी है हमें, कहाँ में, सपोर्ट के अंदर. अब देखो इसी पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकता है. और जो रिमेनिंग 50% है उसको कम से कम जो हमारी लेंथ रिक्वायर्ड है यानी कि डेवलपमेंट लेंथ के बाद भी कितना डिस्टेंस तक देना है, 0.1 Lx 0.1 Ly ऑफ द सपोर्ट, वहां तक तो पहुंचानी है. बात हो गई क्लियर. बेंडिंग मोमेंट्स भी देख लिए, कोफिशिएंट्स भी देख लिए. अब बात करते हैं उस स्लैब की जिसके
अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसके आगे क्या करना है? इसके आगे जैसे हम वन वे में डिज़ाइन करते आए हैं, अब हम वो एल वाई स्पैन एल वाई ओवर एल एक्स का सबसे पहले रेशियो ले लेंगे, रेशियो मिल जाएगा। फिर हम स्पैन बाय कैपिटल डी, उसका एक रेशियो होता है यहाँ पे अलग से है, उसको चेक करेंगे, कैपिटल डी निकाल लेंगे। फिर कैपिटल डी के बाद स्मॉल डी निकाल लेंगे। फिर स्मॉल डी से क्या करेंगे अपन? स्मॉल डी से चालू हो जाएंगे सर। फिर बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे फॉर 1000 mm पर मीटर बोला हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चेक करेंगे कि इफेक्टिव डेप्थ है नहीं कि नहीं है। वो सारे स्टेप्स जो हमने अब तक वन वे में किए हुए हैं वो एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे। सिर्फ यहाँ पे मूवमेंट निकालने के लिए जो टेबल 27 है इसको यूज़ कर लेंगे। और टू वे स्लैब है तो एल वाई बाई एल एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन 2 होना चाहिए, और या इक्वल टू 2 हो। ठीक है पीयूष, तूने ये सब कुछ सही बता दिया यार। अब तू ये बता कि अगर कॉर्नर्स हेल्ड डाउन कंडीशन में हो, यानी कि स्लैब इज रीस्ट्रेन्ड, तो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे? कोड ने क्या स्पेसिफाई किया हुआ है? तो कोड ने सिंपल, जब आप रीस्ट्रेन करोगे तो क्या देते हो? टॉर्जन स्टील दोगे। तो टॉर्जन स्टील दे रहे हो तो कैसे डिज़ाइन करना है उसके बारे में बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके वर्ड टू वर्ड लिखा है। उसको मैंने एक बेटर मैनर में वापस से सिंक्रोनाइज किया है, यहाँ पे अरेंज किया है, एंड आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आओ देखते हैं। When the corners of slab are prevented from lifting, ठीक है, the slab may be designed as specified in D1.1 to D1.11, यानी कि 11 पॉइंट्स दिए हैं हमको ओवरऑल कोड ने। वो 11 पॉइंट एक एक करके बताए जाएं और हमको समझाया जाए। सीधी सी बात बचती है, करते हैं। The maximum bending moment per unit width in slab are given by the following equations. Equation वही है, mx is equals to alpha w एल एक्स स्क्वायर एम वाई इज इक्वल्स टू अल्फा बाई डब्ल्यू एल वाई स्क्वायर। तो अल्फा एक्स और अल्फा बाई की वैल्यूज टेबल 26 से निकालनी है। अब दिखाता हूँ टेबल 26 क्या है। डब्ल्यू क्या है? टोटल डिजाइन लोड पर यूनिट एरिया, एरिया लिख दिया, याद रखना ये मीटर स्क्वायर हो गया है। मूवमेंट्स क्या हुआ है? मूवमेंट्स ऑन स्ट्रिप ऑफ यूनिट विड्थ। वही काम, वही कंसेप्ट, कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं अपन, सेम कर रहे हैं, बस मूवमेंट के लिए अल्फा और अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू के लिए टेबल बना दी है कोड ने। ले दे के बात इतनी सी है, वही 1 मीटर विड्थ, ठीक है, लेंथ वही शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन है हमारे एल एक्स एल वाई। ठीक है सर, सब ठीक है, बढ़िया आपने बताया। टेबल 26 समझा दो। देखो टेबल 26 में क्या है, बढ़िया तरीके से इन्होंने ये देखो शॉर्टर स्पैन कोफिशिएंट अल्फा एक्स ये लिख दिया, और लॉन्गर स्पैन कोफिशिएंट अल्फा बाई ये लिख दिया। और अल्फा एक्स के लिए आपको इस रेशियो की जरूरत है। ये रेशियो क्या है? एल वाई ओवर एल एक्स दिया हुआ है इन्होंने खुद, यानी कि एल वाई ओवर एल एक्स 1 है या 1.2 है, कुछ भी है, तो इनमें से आप चूज करोगे। वहीं लॉन्गर स्पैन इज फ्री फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टफ, मतलब लॉन्गर स्पैन हर हाल में कुछ भी हो उसकी वैल्यू वही आ रही है। समझ गए ना? इसका मतलब डिजाइन को स्पैन कौन सा? एल एक्स है, इसलिए उसको शॉर्टर स्पैन में अल्फा एक्स पे इतनी वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब इन्होंने क्या वर्ड्स में लिख दिया है, और वर्ड्स में लिखा है, मैं हल्का एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखो सबसे पहला है, एक तो इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ स्लैब दिए हैं, 9 टाइप्स ऑफ स्लैब दिए हैं टेबल 26 में, और वैल्यूज़ दिए हैं। और उनके साथ साथ यहाँ कुछ लिखा है, जैसे इंटीरियर पैनल, मतलब बीच का पैनल। बिल्कुल इन्होंने इसको वर्ड्स में और अच्छे से डिफाइन किया, आप इसका दूसरा मतलब ना निकाल लो। देखो नेगेटिव मूवमेंट एट कंटिन्यूअस एज, पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पैन। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा मतलब समझ में आ जाए तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए अलग तरीके से पैनल बना रखा है सारी कन्फ्यूजन हटाने के लिए। और हमारा है पार्ट 1, पार्ट 1 है इंटीरियर। इंटीरियर में आ गए। इंटीरियर में जब आप इस साइड देखोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उठा मिलेगा, यानी कि नेगेटिव। इस साइड देखोगे नेगेटिव, इस साइड देखोगे नेगेटिव और नेगेटिव। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें शॉर्टर स्पैन कौन सा है? ये 2 मीटर का है और ये 3 मीटर का, तो ये हो गया हमारा शॉर्टर, यानी कि हमारा डिज़ाइन स्पैन ये रहा। ओके, इसने क्या बोला पैनल 1 के लिए? नेगेटिव मूवमेंट एट कंटिन्यूअस एज। हमारे जो डिज़ाइन स्पैन है उसके दोनों तरफ नेगेटिव है, बिल्कुल है। एंड पॉजिटिव स्पैन एट मिड स्पैन। मिड स्पैन को हम जो भी पैनल है, पैनल नंबर 1, इसको डिज़ाइन करेंगे तो इसके जो सेंटर पॉइंट है वो तो नीचे की तरफ जाके डिफ्लेक्ट होगा, और जो एज वाला ये ऊपर की तरफ होगा। इस वजह से यहाँ नेगेटिव एज पे और बीच में पॉजिटिव, तो हमारा इंटीरियर पैनल कौन सा बन गया? ये वाला। देख रहे हो ना कैसे बनाया हुआ है मैंने। पार्ट 1 शॉर्ट एज
कंटिन्यूअस। यहाँ पे मैंने चेक 8 भी बोला है, क्यों? क्योंकि देखो 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस। क्या भाई 3 एज डिसकंटिन्यूअस और 1 एज कंटिन्यूअस हो एक जैसा हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में फंस जाओ, इसलिए इसके नीचे और अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। कैसे? नेगेटिव मूवमेंट एट कंटिन्यूअस एज एंड पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पैन। देखो मिड स्पैन तो हर हाल में पॉजिटिव ही रहना है, चाहे किसी का ही ले लो, क्योंकि बीच में यार रिफ्लेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। ले दे के बात है नेगेटिव मूवमेंट एट कंटिन्यूअस एज। और जबकि 8 में क्या है, कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि इसने क्या लिखा है 8 में 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस और ब्रैकेट में डाल के लिखा है 1 शॉर्टर एज कंटिन्यूअस। और क्या पॉइंट नंबर 2 भी तो यही कह रहा है, 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस। तो हमारे कंफ्यूजन ना हो जाए, उस वजह से मैंने यहाँ 8 और 2 दोनों को बनाया। अब 2 कैसा दिखेगा, इसने बोल दिया 2 पे आता है 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 3 एज कंटिन्यूअस है या नहीं है। जबकि यहाँ पे 1 शॉर्टर एज कंटिन्यूअस है और साथ में एक इंफॉर्मेशन और है 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, वो 8 है। यानी कि 2 में 3 एजेस कंटिन्यूअस हो सकती हैं। देखो 2 में इधर भी स्लैब है, इधर भी स्लैब है, इधर भी स्लैब है, बट एक एज डिसकंटिन्यूअस है। और शॉर्टर एज डिसकंटिन्यूअस होनी चाहिए। देखो ये 6 मीटर है और ये कितनी है 3 मीटर, तो देखो शॉर्टर एज डिसकंटिन्यूअस। अब आप कहोगे 8 भी दिखा दो, देखो ये रहा 8 में 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस है और शॉर्टर एज कंटिन्यूअस। तो हमारी शॉर्टर एज क्या है 3 मीटर, ये रही, ये कंटिन्यूअस हो गया। आई बात समझ में? 8 ये रहा, 2 ये रहा। आपको इस तरीके से पैनल को अलग अलग करना है। और 2 कहाँ है, ये रहा शॉर्टर एज डिसकंटिन्यूअस 2 मीटर, 4 मीटर की डेप्थ है। यहाँ पे 3 मीटर एंड 7 मीटर। आ गया समझ में? देख के अब तो बढ़िया बढ़िया। अच्छा उसी तरीके से थर्ड पॉइंट है 1 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। 3 में आ जाओ, 1 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे 3 मैंने बनाया, लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस कर दी एक साइड पे, बट बाकी साइड क्या हो सकती है, कंटिन्यूअस हो सकती है। आप बोलेंगे सर ये वाला कैसे हुआ? देखो एक लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, ये ओपन एरिया है जहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, स्टेयर केस बने हुए हैं, तो मैंने उसको बनाने की कोशिश की, तो ये वाला एज क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हुआ ना। दैट्स इट। 3 भी हो गया। 4 बताओ, 2 एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस, यानी कि 2 एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस हो गए। कैसे? ये वाला डिसकंटिन्यूअस, 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 ये वाला डिसकंटिन्यूअस। और कहाँ है 4, ये रहा डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस। आ रही है बात समझ में? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अब 5 बात है 2 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, 2 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस। तो 5 कहाँ है, ये रहा 2 शॉर्टर एजेस डिसकंटिन्यूअस, 2 लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस, 2 लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस। देख रहे हो, शॉर्टर एज को कंटिन्यूअस कर दिया। 7 पे आओ, 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूअस, यानी कि 7 में सिर्फ लॉन्ग एज कंटिन्यूअस हो सकता है। 7 का ये रहा, लॉन्ग एज को हमने कंटिन्यूअस कर दिया और बाकी की 3 साइड डिसकंटिन्यूअस हो गई। 8 में दिखाई चुका हूँ। और 9th बचता है, वो है 4 एजेस डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सिंपली सपोर्टेड केस विद टॉर्जन स्टील। ले दे के बात यही होगी। 9th केस क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड केस है प्लस इसके साथ हमने टॉर्जन स्टील लगा दी है ताकि कॉर्नर्स की अपलिफ्टिंग ना हो। तो 9 देखो आइसोलेटेड पोर्शन। तो ये तरीका है इस टेबल को समझने का, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया। इसको पॉज करके अच्छे से बना लेना, आपको भी कंफ्यूज नहीं होगे। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आई एवर सीन, और ये मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके आप लोगों के लिए दिखा दिया। ठीक है पीयूष, ये टेबल 26 भी समझा दी, अच्छा काम किया। अब और जो क्लॉजेज हैं 1 to 11 थे वो बताते चले यार। अब बात करते हैं 1.2 की। स्लैब आर कंसिडर्ड एज divided in each direction into middle strip and edge strip as shown in figure 25. The middle strip being 3/4 of width and edge strip being 1/8 of strip width. सिंपल है, इन्होंने क्या किया है, जैसे कि अपन LX LY कहते हैं, जैसे ये LY ले लो, LY को मिडिल पोर्शन 3/4 पोर्शन अपने पास रख लिया डिज़ाइन के लिए, और जो एंड वाला पोर्शन है जो रह गया है यानी कि LX/8 LX/8, इसको क्या कह दिया, एज स्ट्रिप कह दिया। सिमिलरली एज स्ट्रिप ये रही एंड मिडिल स्ट्रिप ये रही फॉर LX। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और ये फिगर 25 में आप देख भी सकते हो।
अब अपन बात करते हैं कि सर इसका फ़ायदा क्या है इस D12 का। अपन यहाँ मेन स्टील देंगे ना, मेन स्टील ये 3/4 एरिया में दे देंगे, और जो एज स्ट्रिप है इसमें मिनिमम स्टील दे देंगे। तो इससे हमको फ़ायदा हो जाता है कि हम मेन जो टारगेट कर रहे हैं ना मेन स्टील के लिए, वो ये 3/4 LY है। उसी तरीके से यहाँ जो टारगेट कर रहे हैं दैट इज़ 3/4 LX। ये नीचे आपको डिज़ाइन में अच्छे से समझ में भी आएगा। अच्छा 1.3 भी देख लो। द मैक्सिमम मूवमेंट कैलकुलेटेड इन D1.1 अप्लाई ओनली टू मिडिल स्ट्रिप एंड नो डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड। जो मैंने अभी बात की सिंपल वर्ड्स में, वो इसने कोड में लिख दिया है। करेक्ट। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर डिज़ाइन ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एज अ पर्सन 3/4 LY एंड 3/4 LX में सब बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपकी बात मान ली। तो एज स्ट्रिप में मैं क्या दूंगा भाई, कितनी मिनिमम स्टील दूंगा वो तो बताओ। तो उसे हम AST मिनिमम से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर रेड में आपको दिख रहा होगा दोनों में। तो वो कहाँ से लाऊं, किससे लाऊंगा भाई, तो ये रहा। स्लैब का एक क्लॉज है 26.5.2, उसमें सब कुछ ये 26.5.21 में लिखा है मिनिमम रीइंफोर्समेंट। उसमें क्या लिखा है, द माइल्ड स्टील यूज करोगे तो आपकी रीइंफोर्समेंट किससे कम नहीं होनी चाहिए, 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर आप 0.12% यूज करोगे, और सॉरी Fe415 यूज करोगे, तो आपकी 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0.015 या 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ देनी है एज स्ट्रिप्स पे। अच्छा सर ठीक है, अब यहाँ पे क्या डायामीटर ऑफ बार्स भी आप चूज करते हो, बिल्कुल जैसे वन वे में मैंने आपको बताया था ना, डेप्थ ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाय 8, उससे कम होना चाहिए 5 की वैल्यू उससे कम होनी चाहिए, बताया था। वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एज स्ट्रिप के अंदर आप इन दोनों में से चूज करके दोगे। आप कहोगे बहुत बढ़िया सर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब और क्या है, अब D1.4 टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन इन मिडिल स्ट्रिप। मिडिल स्ट्रिप में जो मेन टेंशन रीइंफोर्समेंट दी गई है, shall extend in lower part of slab to within 0.25 L of continuous edge and 0.15 L of discontinuous edge। ये भी देखो ऐसी टाइप की चीज़ें जो होती है ना, ये हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको रटनी पड़ेंगी। पर मैंने आपके लिए इसके लिए एक बहुत शानदार सोल्यूशन बनाया, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। Over the continuous edges of middle strip, the tension reinforcement shall extend in the upper part of slab at a distance of 0.15 L from the support, and at least 50% shall be extended to a distance of 0.3 L। ठीक है। At discontinuous edge, negative movement may arise and they depend on degree of fixity at the edge of slab, but in general tension reinforcement equals to 50% of provided at the mid span, extending 0.1 L into span will be sufficient। तो सिंपली सपोर्टेड वालों के लिए तो 0.1 से काम चल जाएगा, और जो कंटिन्यूस वाले हैं उनके लिए थोड़े अलग देने पड़ेंगे। तो पहले तो सिंपली सपोर्टेड वाला ले लेते हैं, ये क्लॉज उसके लिए बैठा। तो आप फेस से जो आपका मेन रीइंफोर्समेंट है, आप 50% यहाँ बैंड करते हो, यही तो मैंने आपको वन वे में सिखाया था, वही टू वे में भी वही करना है यार। यहाँ पे 50% बैंड करोगे ना, एटलीस्ट 50% घुसा देना कहाँ पे, 0.1 L के लिए। 0.1 L के लिए ये तो देना ही पड़ेगा तुम्हें, यहाँ से 0.1 L तो देंगे ही सपोर्ट से। आप कहोगे ठीक है भाई, अब कंटिन्यूस के लिए यहाँ अलग अलग है, वो जो दो पोर्शन थे ऊपर के वो यहाँ बना दिए। देखो 0.1 L ये देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो डिसकंटिन्यूस एज है यहाँ पे, जो एंड एज होता है, इसके लिए आप सिर्फ बैंड करके बार्स दे पाते हो, इसलिए यहाँ जो लग रहा है वो यहाँ लगेगा। यहाँ पे अपन ने 0.1 L दे दी एंड एटलीस्ट 50% देना है। साथ में क्योंकि यहाँ पे क्लॉज कहता है ये कंटिन्यूस वाले पोर्शन का पार्ट है, तो 0.15 L इधर आ गया, इधर 0.25 L आ गया। जो कोड ने कहा है वही रिप्रेजेंट करा है मैंने, और कोड ने क्या कह रखा है, 0.15 L यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाला, इतना तो देना ही, साथ में कहाँ तक खींच के ले जाना है, 0.3 L तक, एटलीस्ट 50% रीइंफोर्समेंट। तो ये डिस्टेंस 0.3 L हुई, 0.15 L हुई। जो भी कोड ने कहा वो मैंने देखो एकदम क्लीन बना के आप लोगों के सामने रख दिया
कि आप ये डायग्राम बनाओ और याद कर लो, रट लो आराम से अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब आओ 7th पॉइंट पे, reinforcement in edge strip parallel to that edge shall comply with minimum given section 3. The requirement of torsion steel is D.181 to D.110। तो 8 से 10 तक जो क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग आपको टॉर्जन स्टील देनी है। उसके रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। और मिनिमम रीइंफोर्समेंट देनी है एजेस में, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ 0.12% या 0.15% ऑफ BD क्रॉस सेक्शन एरिया FE415 और FE250 के अकॉर्डिंग, वाला क्लॉज ये आ गया। अब आओ सर ये आप टॉर्जन स्टील समझाओ यार भाई, बहुत हो गया, सब सीख लिया, सब देख लिया, अब आप टॉर्जन स्टील बताओ। तो टॉर्शन रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर वेयर द स्लैब इज simply supported on both edges, meaning at that corner. It shall consist of top and bottom reinforcement, each with the layer of bars placed parallel to the sides of slab and extending from the edges a minimum distance of 1/5 of shorter span. The area of reinforcement in each of these 4 layers shall be 3/4 of the area required for maximum mid-span movement in the slab. 3/4 times the area of main steel जो होगा वो होगा ये आपकी टॉर्जन स्टील एट द कॉर्नर्स। बट अभी यही नहीं रुका है, पहले मैं ये सारे पढ़ दूंगा, फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। Torsion reinforcement equal to half that described in 1.8 shall be provided at the corner, continued by edges over only one of which the slab is continuous। एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे स्लैब कंटिन्यूस है, वहाँ ऊपर जो गिवन है ये 3/4 AST, इसका भी आधा कर देना है, ये भी बताऊंगा। Torsion steel need not be provided at any corner contained by edges over both of which the slab is continuous। अब ये क्या है, मस्त मस्त इंग्लिश लिख देते हैं, इसका मतलब समझाते नहीं है, कोड वाले परेशान करते हैं ना। देखो यहाँ मस्त बनाया मैंने, यहाँ एज डिसकंटिन्यूस है और यहाँ पे कंटिन्यूस है, मतलब ये बेसिकली आगे जा रहा होगा ऐसे। एक बड़ा स्लैब मान लो, बड़े स्लैब का हिस्सा है, एक छोटा सा पैनल हमने बनाया है, तो ये कौन सा है, ये कॉर्नर है, ठीक है सर। तो ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे आ जाएगी कौन सी, टॉर्जन स्टील, जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है। ओके सर, तो यहाँ पे ये क्या कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है, तो यहाँ जो आप एरिया दे रहे हो ये कॉर्नर एट कॉर्नर, तो AST एट कॉर्नर कितना है, 3/4 टाइम्स द एरिया ऑफ मेन स्टील है। वहीं जबकि जो ये कंटिन्यूस है, यहाँ एक एज कंटिन्यूस है और एक एज डिसकंटिन्यूस है, वहाँ पे एरिया ऑफ कॉर्नर स्टील के नाम से लिखा है एट कॉर्नर कंटिन्यूस, वो है हाफ ऑफ 3/4 टाइम्स द मेन स्टील। बिल्कुल सर, जो आपने कोड में बोला वो आप ग्राफिकली दिखा भी रहे हो, यहाँ पे भी वही कंडीशन थी, एक कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है, दोनों उठा के देखा तो हाफ ऑफ 3/4 AST। बट सर एक ये जो लास्ट वाला है ना, ये बता दो। अब देखो इसका, जब मैंने कहा ये बड़े स्लैब का हिस्सा है, तो इसके दोनों एज कंटिन्यूस हुए कि नहीं, हाँ, तो यहाँ कोई कॉर्नर स्टील नहीं आएगी। आई बात समझ में, ऐसे पोर्शन में कोई कॉर्नर स्टील नहीं आएगी क्योंकि बीच में आ गया। और यही बात मैंने आपको बेसिक जब पढ़ा रहा था तब समझाने की कोशिश की थी। वहाँ तो बड़ा प्यारा सा ग्रिड वाला डायग्राम बनाया था, देखो ये रहा, कि यहाँ पे भी दूंगा, यहाँ पे भी दूंगा, यहाँ पे दूंगा, कॉर्नर स्टील्स में जा रहा है। अब आपको एरिया भी पता है, ये कितना है, ये ऐसा 3/4 टाइम्स द AST, जबकि ये दोनों कितने हो जाएंगे, हाफ द 3/4 टाइम्स द AST हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा सर, 3/4 टाइम्स द AST। बट ये क्यों है, सेंटर पे आ रहा है, यहाँ कोई कॉर्नर स्टील दोगे नहीं, यहाँ सेंटर पे आ रहा है, कोई कॉर्नर स्टील नहीं, मतलब कंटिन्यूस था दोनों साइड से, तो कोई कॉर्नर स्टील नहीं। ये वो बात थी जो हमें यहाँ पे देखने को मिली टिल 10। अब बात करते हैं 11 पे। टॉर्जन Ly/Lx इज ग्रेटर देन 2, द स्लैब शैल बी डिजाइंड एज स्पैनिंग वन वे। वही यार, Ly/Lx अगर 2 से बड़ा है, ये तो हमको भी पता है यार, वन वे ही करेंगे, कोई बड़ी बात इसने कह नहीं दी है। अच्छा सर, ये आपने ये Lx/5 है ना, ये भी कोड में गिवन है, नीचे आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो लेंथ देनी है, क्योंकि लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी ये जो डायमेंशन है
ये क्या देने हैं कॉर्नर स्टील के, चाहे आधी कॉर्नर स्टील देनी हो चाहे पूरी देनी हो, सबकी कहती है Lx/5। ये याद ही कर लो, डिजाइन स्पैन डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो अब मैं 24.1 यूज करूंगा क्लॉज, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि डिजाइन स्टेप कैसे फ्लो अप कर रहे हैं फॉर द 2 वे स्लैब। जैसे हमने 1 वे स्लैब के अंदर स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो की बात की थी, ए वैल्यूज लगा के, तो इसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे 2 वे स्लैब के लिए क्या यूज करना है, 24.1 क्लॉज यूज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे इसने लिखा भी है नोट फॉर स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन, स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन मतलब 2 वे स्लैब, द शॉर्टर ऑफ 2 स्पैन शुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। बिल्कुल वही Lx/d वाली कंडीशन की बात कर दी कोड ने, हाँ भाई हम शॉर्टर स्पैन ही यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया है इसका एज कम्पेयर टू 23.2 हम जो क्लॉज यूज करते थे ना ए वैल्यूज वाला, उसके कंपैरिजन में बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम होने वाला है। देखो, फॉर 2 वे स्लैब शॉर्टर स्पैन, शॉर्टर कौन सा है Lx, अप टू 3.5 मीटर, बड़ा मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, 3.5 मीटर से छोटा वाला, ठीक है, विद माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट, माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट है, ओके। द स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो, समझ रहे हो इस बात को, अभी तक हम बात करते आए थे 23 में स्पैन बाय डी, यहाँ पे इसने गेम खेल दिया, इसने क्या बना दिया इसको स्पैन बाय कैपिटल डी, यानी कि Lx/कैपिटल डी की बात करूंगा, ये जो मैंने वाइट में यहाँ पे बना भी रखा है। तो स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ रेशियो गिवन बिलो मे जनरली बी assumed to satisfy the vertical deflection limit of loading class up to 3 kilonewton per meter, यानी कि 3 किलोन्यूटन पर मीटर, साथ साथ में Lx की वैल्यू 3.5 से कम, तो हम स्पैन बाय ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू क्या लेंगे, सिंपली सपोर्टेड के लिए 35 और कंटिन्यूस स्लैब के लिए 40, और इसने साथ में क्या वर्ड यूज किया था, माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील मतलब Fe250 होगा तो 35 लो 40 लो, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और दी, फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, यानी कि Fe415 हो तो द वैल्यूज ऑफ गिवन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 0.8 इंटू 35, 40 इंटू 0.8, इट इज 28 एंड 32। आ गई बात समझ में, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, PSUs में कितनी बारी पूछ लिया गया है कि Fe415 है और बताना जरा स्पैन बाय कैपिटल डेप्थ रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड या फॉर कंटिन्यूस, याद कर लो, रट लो, ये बार बार यूज करने हैं हमें, ये मैं आपको समझा भी दूंगा। ये जो नाटक इसने यहाँ करे हैं ना कोड ने, यहाँ 3.5 और 3 किलोन्यूटन पर मीटर, ये सॉरी 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है भाई, है ना। तो ये जितने भी नाटक है ना, चाहे तुम्हारा लोड 4 मीटर स्पैन के लिए हो और तुम्हारा लोड बोले थे 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, तुम लोग ले दे के नियर बाय इन्हीं वैल्यूज के लोगे, जहाँ 28 था कर देना 27 कर देंगे, 29 कर देंगे, मतलब ऐसे गेम खेलते हैं अपन, रखते इसी के पास ही, कई तो 28 ही रख लेते हैं डिजाइनर, कोई दिक्कत भी नहीं है, ये आपको मैं क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा और क्यों है वो भी बताऊंगा। चलो, अभी तक हमने स्लैब को मूवमेंट की नज़रों से देखा, उसको बचाने की कोशिश की, एक बार भी मैंने शेयर की बात नहीं की। तो हमारे कोड ने 2 वे स्लैब के शेयर के बारे में क्या कहा है वो देख लो, इस पे भी बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा स्लैब कहता है द लोड ऑन बीम्स सपोर्टिंग सॉलिड स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन एट राइट एंगल, अरे ऑब्वियस है 90 डिग्री पे ही होते हैं यार, है ना, एंड सपोर्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही तो चल रहा है, ठीक है, सब ठीक है, मतलब सेम वही बात है। मे अज्यूम टू बी इन अकॉर्डेंस विद फिगर 7, अब ये फिगर 7 भैया क्या है, फिगर 7 भैया ये रहे, ये कहते हैं, सिंपल आपको भाषा में समझाऊं तो, टोटल लोड एक्ट ऑन सपोर्ट बीम ऑफ 2 वे स्लैब में अज्यूम टू बी बाउंडेड बाय लाइन्स 45 डिग्री फ्रॉम कॉर्नर्स, अरे ये 2 वे स्लैब है ना, इसकी 45 डिग्री बनाओ, इसकी 45 डिग्री बनाओ, इसकी 45 बनाओ, इसकी 45 बनाओ, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये वाला जो स्पैन है, ये वाला कुछ ऐसे ही आपको ग्राफ मिल जाएगा, ऐसा डायग्राम मिल जाएगा, ये वाला जो स्पैन है, तो आपने ये लाइन से जो बाउंड किया है ये वाला पोर्शन, इसका लोड शेयर का ये स्पैन लेगा, ये जो बाउंड किया हुआ है यहाँ पे, इसको
हाईलाइट कर दो। इसका लोड कौन लेगा शेयर का, ये पोर्शन लेगा। उसी तरीके से ये जो खाली छोड़ दिया है इसका कौन लेगा, ये लेगा। और इस वाले पोर्शन को जिसको मैंने शेड किया इसका कौन लेगा, ये ऊपर वाला लेगा। ये बात कहना चाहते हैं, पढ़ भी लो। देखो, लोड इन दिस शेडेड एरिया टू बी कैरिड बाय बीम बी। बीम बी का ये रही बीम बी, आ गई बात समझ में। और लोड ये शेडेड एरिया ये रहा, द लोड इन दिस शेडेड एरिया टू बी कैरिड बाय बीम ए। बीम ए का ये रही। तो इन सब का एंगल कितना, 45 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं, बताना जरा यार शेयर पे वो बाउंडेड लाइन का एंगल कितना है, 45 डिग्री है। मैं तो तुम्हें अब एक स्टेप ऊपर भी लेके जा रहा हूँ कि आपको कहीं कोई माथा ना मारना पड़े इधर उधर, यहीं याद कर लो। जो ये वी एक्स होता है, अपन वी निकालते ना डिजाइन शेयर फोर्स इन एक्स, दैट इज डब्ल्यू यू एल एक्स बाई 3, और वी यू वाई इज डब्ल्यू यू एल एक्स आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर। आर की वैल्यू एल बाई एल एक्स। चुपचाप याद कर लो, ये बड़ा यूज किया जाता है। ऐसा डिजाइन पूरा कर लेते हैं। सो ये वो बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट आईएस मेथड। इसके बाद अब डिज़ाइन स्टेप्स हैं टू वे स्लैब के, और ऑब्वियसली उसके बाद मैं फिर न्यूमेरिकल लूँगा। तो अभी ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं। चलो फिर भी अपन आई थिंक और 15 मिनट्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर न्यूमेरिकल इन डिफरेंट लेक्चर। तो डिज़ाइन स्टेप्स टू वे स्लैब के अब क्या हैं। नंबर 1, जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं, इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है। यहाँ पे कौन सा है, टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब में कौन सा क्लॉज चलाना है, 24.1। 23 पॉइंट जो आपने 2 जो पढ़ा था वो वन वे स्लैब के लिए बढ़िया चलता है। टू वे स्लैब के लिए 24.1 यूज़ करो। इवन इफ कंडीशन ऑफ 24.1 इज नॉट सेटिस्फाइड, it is advisable to opt for the almost same values as by designers. It is found that the slab is economical in two way if nearby value mentioned in 24.1 is taken in design. सीधी सी बात ये है कि प्रैक्टिस की बता रहा हूँ, आप कितने भी न्यूमेरिकल्स देख लो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ के देख लो, जो अपन ने यहाँ पे 24.1 में ये जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं, अगर तुम्हारे ये 3 किलो न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर और 3.5 मीटर से ज़्यादा हो गया, तब भी कितना लेना है। जैसे कि Fe41 से 28 लेना है, तो हम 27 ले लेंगे, 26 ले लेंगे, या 28 ही ले लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप फॉलो अप करें, उसको याद ही कर लें, बट ऑब्जेक्टिव में टिक मार्क करने के लिए 3 किलो न्यूटन एंड 3.5 मीटर को ध्यान में रखें। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ मिलेगी। ओवरऑल डेप्थ मिलेगी तो आपको इफेक्टिव डेप्थ मिली जाएगी। कैसे, ओवरऑल डेप्थ में से क्लियर कवर और उसमें से 5 मेन डिवाइडेड बाय 2 आ गया सर। ठीक है, अब लोड को फैक्टर्ड करते आए स्टेप 2 में, तो वही लाइव लोड डेड लोड फैक्टर कर लो, उसको टोटल बना लो। किसके लिए, 1 मीटर विड्थ के लिए। अपन को सीधे सीधे इसको कन्वर्ट कर लेना है किलो न्यूटन पर मीटर में, क्योंकि ये सब कुछ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, तो अपन लोग यूनिट विड्थ के लिए सब कुछ काम कर देंगे। अब एज पर सिचुएशन जो भी है, एल वाई ओवर एल एक्स, अपन वो लेस देन या ग्रेटर देन जो भी बनता है उस हिसाब से गए। अब यहाँ पे टू वे स्लैब की बात कर रहे हैं, अब टू वे स्लैब है तो लेस देन इक्वल्स टू 2 होना है। ठीक है सर, लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया, टू वे स्लैब हो गया। टू वे स्लैब है तो डिज़ाइन किस टेबल के अकॉर्डिंग, या तो टॉर स्टील या नॉन टॉर स्टील। अगर बिना टॉर्जन की तो टेबल 27, टॉर्जन है तो टेबल 26। क्या मूवमेंट का फॉर्मूला लगाना है, अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू टेबल से रीड करनी है, डब्ल्यू यू आप यहाँ से निकालेंगे, एल एक्स हमारा डिज़ाइन इफेक्टिव स्पैन रहेगा, काम हो गया। ठीक है सर, मूवमेंट आ गया। अब मूवमेंट हाथ में लग गया, फिर तो सब कुछ ईजी है यार। इफेक्टिव डेप्थ वही क्यू बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेंडिंग मूवमेंट अल्टीमेट, उससे डेप्थ निकाल के चेक कर ली। जो हमने सर्विसेबिलिटी से डेप्थ निकाली है, क्या वो डेप्थ मूवमेंट की डेप्थ से कम है, ज़्यादा है, ओके हो जाता है तो आ जाओ। मेन स्टील दे देंगे अपन, मेन स्टील का फॉर्मूला वही 0.5 एफ सी के एफ वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू मूवमेंट अल्टीमेट एफ सी के बी डी स्क्वायर बी डी। इससे हमने एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया। और एज की रीइंफोर्समेंट कितनी होगी, याद है ना, मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है एज पर कोड, तो 0.12% बी डी या 0.15% Fe415 के लिए और Fe250 के लिए। हो गया सर, बहुत बढ़िया। हमने मेन स्टील का एरिया निकाल लिया, तो उसकी स्पेसिंग निकाल लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग पाई बाय 4 इंटू 5 स्क्वायर एरिया ऑफ टेंशन स्टील निकल गया।
अब क्या करेंगे सर, सब कुछ निकल गया, स्पेसिंग निकल गई, तो एक AST प्रोवाइडेड मिल जाएगा, जैसे हम आज तक सारे क्वेश्चन करते आए हैं। फिर फिगर 4 को पकड़ेंगे, मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रीचेकिंग कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे, सब कुछ सेफ हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टॉर्शन स्टील देने का। कॉर्नर है और डिसकंटिन्यूअस है, तो 3/4 टाइम्स द मेन स्टील है। और अगर वो कंटिन्यूअस पोर्शन पे, कॉर्नर जो कंटिन्यूअस पे उसमें क्या लिखना है, डिसकंटिन्यूअस में 3/4 और कंटिन्यूअस के लिए हाफ ऑफ 3/4 ऑफ मेन स्टील। आ गई बात समझ में। अब हम बात करते हैं shear की। तो shear है इज VUX एंड दैट इज VUY। VUX इज WU/LX/3, WU/LX R डिवाइडेड बाई 2+R। यहाँ से हम shear का फोर्स निकाल लेंगे, डिजाइन shear फोर्स इन X, डिजाइन shear फोर्स इन Y। shear force डिजाइन चेक करेंगे, VU डिवाइडेड बाय BD, वी गॉट द नॉमिनल shear stress। आई एम हियर, नॉमिनल shear stress वर्सेस कंक्रीट का shear stress जो आता है टेबल नंबर 19 से, उससे चेक करेंगे, से कम होना चाहिए, देन डिजाइन कैन कंटिन्यू। और फिर हम बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप करेंगे, बॉन्ड स्ट्रेस को चेक करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड इज इक्वल टू VU डिवाइडेड बाय पेरीमीटर लीवर आर्म। और ये जो डेवलप हुआ है परमिसिबल से कम होना चाहिए है। तो आगे चलेंगे, क्या करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ का चेक करेंगे, वही हमारा 0.87554 टाउ BD परमिसिबल। और इसको चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, M1/VU + L0। इसका डिटेल्स ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये आप अच्छे से देखते आए हैं, बट मेरी सलाह है कि एक बार पॉज कर करके अच्छे से इसको लिख लो। एक बार लिख लेने से आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। और ये क्यों कर रहा हूँ से आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, 0.15% हो गया, ये कितना देना है, फाई की वैल्यू कैपिटल D/8 रहती है, फाई की वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अभी याद हो जाएंगी। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। टॉर्जन स्टील का LX/5 का डायमेंशन है, साथ में 3/4 टाइम्स द मेन स्टील है। अब बच्चा या तो इसको यार मैं बड़े क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो वो रटता ही रहेगा, अब इसको रटना नहीं पड़ेगा, उसको वो समझ में आ जाएगा। अब है क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So before leaving, I request you guys, subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, please mention it in the comment section below. यार इसको शेयर करो, बहुत अच्छे से स्प्रेड करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से चैनल के ये वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे मोटिवेट करते रहो इसे सब्सक्राइब करा के डिफरेंट लोगों से, और तब तक के लिए रिवाइज करते रहो जब तक नया लेक्चर आता है। फिर याद करते रहो, 25 ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस लगाते रहो, आपका पक्का सिलेक्शन होगा, आई एम गिविंग यू गारंटी। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।